प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं विज्ञान अध्याय 12 घर्षण, इसके प्रश्नोत्तर बता रहा हूँ मैं आपको। और इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच खाली स्थान का विरोध करता है। तो ये है गति का विरोध करता है। जब वस्तु किसी तल पर गति करती है तो गति की विरोधी बल होता है जिसको बोलते हैं अपन घर्षण बल। ख है, घर्षण पृष्ठों के खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन या खुरदुरेपन पर निर्भर करता है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, चिकनेपन पे भी, खुरदुरेपन पे भी। ग, घर्षण से उत्पन्न होती है। तो घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। घ, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है। घर्षण कम हो जाता है। कम हो जाता है तो जो स्ट्राइकर होता है वो आसानी से कैरम बोर्ड के ऊपर, और उसमें जो गोटे लगी रहती है वो कैरम बोर्ड पर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाती है। अंग है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। क्यों कम होता है आगे हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, 4 बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, इन घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये है पहले स्थैतिक, फिर सर्पी और फिर लोटनिक। तो घटता क्रम है ये। स्थैतिक में बल का मान ज़्यादा रहता है, सर्पी में उससे कम होता है और लोटनिक में सबसे कम होता है। प्रश्न नंबर 3 है, आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। बढ़ता क्रम मतलब पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। तो ये है क, संगमरमर के गीले फर्श पे कम घर्षण बल लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा सूखे फर्श पर, उससे ज़्यादा लगेगा समाचार पत्र पर, और सबसे ज़्यादा लगेगा तौले पर। प्रश्न नंबर 4, मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं। डेस्क या टेबल, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। तो ये समझ लो हमारी डेस्क या टेबल है जिसको हमने तिरछा कर दिया है, मतलब थोड़ा झुका दिया। तो इसके ऊपर ये किताब रखी है। ये किताब जो है यदि मान लो यहाँ रखी है या बीच में रखी है तो ये खिसक के नीचे की तरफ आएगी और उसके बाद गिरने की स्थिति में आ जाएगी। तो गति की दिशा ऐसी है और गति की दिशा के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा। तो ये मैंने जो एरो बताया ये घर्षण बल की दिशा है। प्रश्न नंबर 5, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो इस स्थिति में घर्षण बल क्या होगा? कम होगा, क्योंकि गीला फर्श है तो घर्षण बल का मान कम होगा, क्योंकि तल जो है खुरदरा या चिकनापन, मतलब खुरदरा जो था अब वो चिकनापन हो गया पानी के कारण, अर्थात चलना आसान होगा, परंतु फिसलने का डर भी बना रहेगा, क्योंकि घर्षण का मान बहुत कम हो जाता है। जो आसानी से नहीं चल पाएंगे क्योंकि हमेशा फिसलने का डर बना रहता है। प्रश्न नंबर 6, खिलाड़ी कीलदार जूते या स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। खिलाड़ी के द्वारा कीलदार या स्पाइक्स जूते पहनने से जूते के तले और जमीन, फर्श या मैदान के बीच, मतलब जूते के तले किस पे चले, अगर ज़मीन पे चलते हैं तो
फर्श पे चलते हैं तो, या मैदान के बीच मैदान पर चलते हैं तो इनके बीच में घर्षण बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किनके कारण, कीलदार जूतों के कारण। ये इस प्रकार से कीलें रहती है उसमें, कीलदार जूतों के कारण, तो घर्षण बढ़ जाता है और फिसलने की आशंका कम रहती है, और साथ ही साथ अधिक समय तक उपयोग में आते हैं और तले जल्दी घिसते नहीं। तले घिसने का कारण क्या है, बार बार संपर्क में आए, पर यहाँ पर कीलदार होने से आधा भाग संपर्क में है, मतलब कीलदार की नोक संपर्क में है, बाकी नहीं है, तो जूते अधिक समय तक उपयोग में आते हैं और फिसलने की आशंका कम रहती है। प्रश्न नंबर 7, इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है। इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर, उसी फर्श मतलब घर्षण बल का मान समान रहेगा, उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों, और क्यों? तो इसका उत्तर है, ये देखो, इकबाल को क्या करना है, हल्की पेटिका धकेलनी है। तो ये हल्की पेटिका है जो इकबाल धकेलेगा, और सीमा जो है वो भारी पेटिका धकेलेगी। ये भारी पेटिका है और सीमा धकेलेगी। इन दोनों को अपन धकेलना है इस दिशा में, ये एरो बना है तो इधर से इधर की ओर धकेलना है। तो हल्की पेटिका पर कम बल लगेगा, कम बल लगेगा तो जितना बल का मान रहता है उतना ही घर्षण बल का मान होता है। तो कम बल लगेगा किसको, इकबाल को, क्योंकि हल्की पेटिका है तो घर्षण बल का मान भी कम होगा। अब देखो, बल की दिशा ये है और घर्षण बल की दिशा ये है, बल की विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। सीमा भारी पेटिका धकेल रही है तो इसको अधिक बल की आवश्यकता होगी, अधिक बल की आवश्यकता है तो घर्षण बल का मान भी अधिक है। ये बल की दिशा, ये घर्षण बल की दिशा। प्रश्न नंबर 8, व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। इसका उत्तर है, हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उसे गतिशील अवस्था में लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है, परंतु यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसे गतिशील बनाए रखने में कम बल की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि विराम अवस्था में अधिक बल लगता है और गतिशील अवस्था में कम बल लगता है। अब विराम अवस्था देखो, स्थैतिक घर्षण विराम अवस्था में लगने वाला घर्षण है, तो यहाँ पर घर्षण बल का मान क्या रहेगा, अधिक रहेगा। जबकि सर्पी घर्षण गति की अवस्था में लगने वाला घर्षण है, तो गति की अवस्था में हमको कम बल की आवश्यकता होती है और विराम अवस्था में रहता है तो ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 9, वर्णन कीजिए, घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। देखो, घर्षण शत्रु है क्योंकि पहला कारण है, घर्षण के कारण मशीनों के कलपुर्जे घिस जाते हैं, क्योंकि मशीन में जो रहते हैं वो कलपुर्जे रहते हैं, वो आपस में टकराते हैं तो उनमें घर्षण होता है, तो वो कलपुर्जे घिस जाते हैं, ऊष्मा उत्पन्न होती है, कभी कभी आग भी लग जाती है। नंबर 2, वायुमंडल के घर्षण के कारण उपग्रहों में आग लग जाती है और भयंकर अमानवीय त्रासदी झेलना पड़ती है। कई अंतरिक्ष यात्री जो है, जब अंतरिक्ष से वापस आते हैं तो किसी कारण से वायुमंडल के घर्षण के कारण आग ले जाती है और अंतरिक्ष यात्री भी अपने जान गंवा देते हैं और जो उपग्रह रहता है वो भी जलकर खाक हो जाता है। वो होता है वायुमंडल के घर्षण के कारण। नंबर 3 है, वाहनों में बार बार इंजन ऑयल बदलना पड़ता है। इंजन ऑयल क्यों बदलते हैं, क्योंकि मशीनों के कलपुर्जे जो रहते हैं वो घिसते हैं या आपस में टकराते हैं, तो उसमें चिकनाई लाने के लिए बार बार आप लोगों को इंजन ऑयल बदलना पड़ता है। घर्षण मित्र है क्योंकि पहला है, ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिख पाते हैं। अगर ब्लैक बोर्ड के ऊपर चाक से लिखे वो चाक फिसल जाए, मतलब घर्षण नहीं हो, तो लिख ही नहीं पाएंगे, तो चाक और ब्लैक बोर्ड के बीच में घर्षण होता है, इसलिए लिख पाते हैं। नंबर 2, वाहनों में ब्रेक लगाना संभव है। आप आपकी साइकिल या मोटरसाइकिल में देखना, जब ब्रेक लगाते हैं तो एक गुटका जो है वो साइकिल के पहिए के रिम पर जाकर टकराता है और उसकी गति को रोकता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण होता है उसमें, और घर्षण जो है वो गति का विरोध करता है। अगर घर्षण नहीं होता तो ब्रेक ही नहीं लग पाता और वाहन चलते ही रहते हैं। नंबर 3,
औजारों में धार लगाना, जैसे चाकू है, दराता है या कोई औजार है, तलवार है, उसमें अगर धार लगाना हो तो अपने को एक मशीन जो है, रोटर रहता है, उसके ऊपर घिसना पड़ता है और घिसने में घर्षण होता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो न तो धार लगा पाएंगे और न उन्हें को नुकीला बना पाएंगे। प्रश्न नंबर 10, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। इसका कारण है, ये देखो क्या है, ये तरल की विभिन्न परतें हैं। जो तरल होता है उसमें ये विभिन्न परतें होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती, परंतु ये जो है तरल एक जगह से दूसरी जगह बहता है तो सबसे नीचे वाली तरल, ये परत जो जमीन के संपर्क में है या सबसे नीचे है, उसका वेग जो रहता है वो सबसे कम रहता है या नहीं रहता है। उसके ऊपर का वेग थोड़ा रहता है, इस पर ज़्यादा रहता है, इस पर और ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वेग का मान बढ़ता जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए, इसका सबसे ज़्यादा वेग है, इसका कम वेग है, इसकी बजाय कम है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, गति में अंतर है। पर ये जो बीच में आपको गैप दिख रही है, ये गैप नहीं होती है, तरल के ऊपर परत के ऊपर परत होती है। तो एक परत तेज गति से बहना चाहती है और दूसरी की गति कम है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है, टकराते हैं वो। अगर दोनों समान गति से चलेंगे तो नहीं टकराएंगे। तो इनके बीच में आपेक्षिक गति होती है। अब इनकी गति में आपेक्षिक गति के कारण घर्षण बल लगता है और इन घर्षण के, इनका तो आपस में घर्षण बल है ही। अब हमको जो गति करना है, वस्तु को गति करवाना है, उसके और इन परतों के बीच में घर्षण लगता है। तो अगर ऐसा होगा तो जो वस्तु है वो तरल में गति नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पढ़ ले पहले, ये तरल की विभिन्न परतें हैं जो गति के दौरान एक दूसरे पर फिसलती हुई चलती है, अर्थात उनमें आपसी घर्षण बल लगता रहता है और इन परतों के बीच किसी वस्तु को एक विशेष प्रकार की आकृति दी जाती है। इन परतों के बीच में किसी वस्तु को चलाना है तो एक विशेष प्रकार की आकृति दी जाती है। इस प्रकार की आकृति को बोलते हैं धारा रेखीय आकृति, है ना। तो ये धारा रेखीय आकृति होती है। ये जो है परत है, किसकी, तरल की परत है। तो जैसे ये वाली परत है, ये वाली परत, अगर कभी यहाँ पर सीधा देते हैं, मतलब सीधा इस प्रकार से रहता खड़ा, तो ये जितनी परतें रहती है वो उस वस्तु या जो वस्तु गति कर रही है उसके सामने वाले तल से टकराती तो उसको आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि सभी परतें जो है गति कर रही है। और अगर सीधा भाग रहता वस्तु की, जो गति कर रही वस्तु, उसका सीधा भाग रहता तो ये सभी परतें उससे टकराती, उसको आगे नहीं बढ़ते देती। अभी यहाँ पे ये धारा रेखीय आकृति बोलते हैं इसको। तो ये परत जो है इसके साइड से निकल के ऊपर चली जाएगी, ये परत इसके साइड से निकल के ऊपर चली जाएगी, ये परत इसके साइड से निकल के ऊपर चली जाएगी, ये परत चली जाएगी। नीचे वाली परत, ये नीचे वाली परत नीचे से चली जाएगी, ये परत इससे चली जाएगी, ये परत इससे चली जाएगी। और जब वस्तु आगे बढ़ जाएगी तो ये परत अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएगी। तो इस प्रकार की आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। इस प्रकार की आकृति से जल की वे परतें जो वस्तु के सामने से टकराती है, वस्तु को स्पर्श करती हुई बाजू से निकल जाती है, ये बाजू से और ये बाजू से निकल जाती है, और कम घर्षण के कारण वस्तु सुगमता पूर्वक गति करने लगती है। तो आपने देखा ये कक्षा 8वीं का विज्ञान अध्याय 12 घर्षण के प्रश्नों के उत्तर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।